अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं मेजबान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जनाब, और इसके सेमीफाइनल पे भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है। आज काफ़ी मुलाकातें हुई हैं, आज सिलेक्शन कमेटी को फारिग भी कर दिया गया। तौसीफ अहमद बगैर कोई टीम सेलेक्ट किए ही साबिक चीफ सेलेक्टर भी तरह से बन गए। हालांकि ऑफिशियली उनकी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, लेकिन बोर्ड के हुकाम ने उसकी तस्दीक ज़रूर की थी। तो बगैर ओहदा संभाले ही वो साबिक चेयरमैन हो गए हैं। अब मुझे नहीं पता उनको साबिक चेयरमैन बोलेंगे या साबिक सेलेक्टर बोलेंगे, लेकिन अब कप्तान का क्या होना है, कोचेस का क्या होना है, इसके साथ साथ आज यूनुस खान की मुलाकात हुई, सुहेल तनवीर साहब की मुलाकात हुई, वहाब रियाज की मुलाकात हुई, मोहम्मद हफीज़ की मुलाकात हुई। तो इस मुलाकातों में क्या तय पाया। एक और सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन कब होने हैं, क्योंकि एक्सटेंशन तो मिल गया, इलेक्शन कब होंगे, जो कि नाज़िम सिटी साहब के दौर में भी नहीं हुए, अब भी नहीं हुए। ये सब इंटरम सेटअप है, याद रखिएगा। ये मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं रज़ाक अशरफ साहब, ये पीसीबी के चेयरमैन नहीं है अब तक, और इनको डे टू डे अफेयर चलाने का सिर्फ इख्तियार हासिल है। मेरे साथ मौजूद है रोज़ की तरह द फ्लैम पॉइंट तनवीर अहमद साहब। लेकिन तनवीर, चूंकि आजकल मामला ऐसे हैं, पहले हम रिपोर्टर साहब के पास चलते हैं। हमारे जो गुलाम मुर्तज़ा इस वक्त हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। गुलाम मुर्तज़ा, मुझे हैरानगी नहीं होगी शायद आप अभी इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के आसपास या वहीं मौजूद होंगे, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पर। क्या हुआ है आज, बता दीजिएगा। कल क्या होने वाला है, और सिलेक्शन कमेटी तो फारिग हो गई, कोचेज और कप्तान के हवाले से क्या इनसाइड न्यूज़ हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं अभी भी कदाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ और आप 3 दिन वहां से नहीं हिलने वाले। जी आपने बिल्कुल सही कहा। पूरा हफ्ता यहाँ पे तमाम मीटिंग्स होती रहेंगी और मुख्तलिफ जो क्रिकेटर्स हैं, साबिक क्रिकेटर, वो आके चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकातें करते रहेंगे। तो कदाफी स्टेडियम के मेरे एक जानिब वहाँ पे मोहम्मद हफीज़ मौजूद हैं और अभी भी सुहेल तनवीर मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है वहाँ पे PSL का इजलास हो रहा है, जिसमें PSL टीमों के नुमाइंदगान भी मौजूद है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ भी मौजूद है और मीटिंग चल रही है। आज जो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने साबिक क्रिकेटर जिनमें मोहम्मद हफीज़, वहाब रियाज और यूनुस खान से मुलाकात की। सुहेल तनवीर भी उस मीटिंग में मौजूद थे, और क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह की परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप में, उसके बाद ये तमाम मीटिंग कॉल की गई थी, साबिक क्रिकेटर्स को बुलाया गया था, उनसे मुशावरत की गई है। तो सबसे पहले जो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की जानिब से पूछा गया था कि बाबर आजम पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है उनकी कप्तानी के हवाले से, तो साबिक क्रिकेटर्स की राय में कि अभी उन्हें कप्तान बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि आगे T20 सीरीज हमने खेल लिया, T20 वर्ल्ड कप है और उसमें बाबर आजम बरकरार रहने चाहिए, और टेस्ट सीरीज हमने खेलनी है जो ऑस्ट्रेलिया में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, और पूरा साल वनडे क्रिकेट नहीं है। इस वजह से साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से ये राय दी जा रही है कि बाबर आजम को कप्तानी में चीफ सेलेक्टर के हवाले से बताइएगा। यूनुस खान, चूंकि जितना मैं जानता हूं, तनवीर भी उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम सब जानते हैं, वो ऐसी मुलाकात करने नहीं गए। वो उन क्रिकेटर्स में से नहीं है जिनको बुलाया जाएगा। कोई ना कोई पोजीशन होगी जिसके लिए उनको बुलाया गया है, कोई बातचीत चल रही है। सो गुलाम मुर्तज़ा, डेफिनेटली मुझे तो कोई हैरानगी नहीं होगी कि उनको कोई बड़ा ओहदा मिलने वाला है। जी आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की। उन्होंने यूनुस खान को ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि शायद जूनियर कोचिंग के हवाले से कन्विंस कर दिया गया है और वो जूनियर कोचिंग करेंगे जो अंडर 19 अंडर 16 के प्लेयर्स हैं। तो ज़राए के मुताबिक ये बात गर्दिश कर रही है कि उन्हें जूनियर कोचिंग के हवाले से ओहदा दिया जाएगा। चीफ सेलेक्टर के लिए कोई नाम? चीफ सेलेक्टर का अभी तक क्योंकि फाइनल नहीं हुआ, आज ही मीटिंग हुई है, कुछ और क्रिकेटर्स को भी बुलाया जाएगा कल के दिन भी और आइंदा आने वाले दिनों में भी। चलिए आखिर में बता दीजिएगा, इससे पहले कि मैं तनवीर की एक्सपर्ट ओपिनियन पे चलूं, अब कप्तान और कोचेस का मामला गुलाम मुर्तज़ा बड़ा अहम है। तो कप्तान तो आ चुके हैं बाबर आजम, मिकी आर्थर शायद कल रात पहुंच रहे हैं, तो उनकी मुलाकातें कब हैं और फिर क्या आपको इत्तलात मिली? चूंकि कुछ खबरें मौजूद हैं, जैसे कोचेस के हवाले से शायद कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। जी आपने ठीक कहा। कल ही जो बॉलिंग कोच थे मोदी मॉर्कर, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट में तोसीह नहीं की गई थी, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और ज्यादा इम्कान यही दिखाई दे रहा है कि फॉरेन कोचेस तमाम जो वो फारिग कर दिए जाएंगे। उनका मुस्तकबिल ज्यादा इम्कान यही कि उन्हें कंटिन्यू नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ करवाया जाएगा। तो लेकिन गुलाम मुर्तज़ा, टेस्ट सीरीज तो सर पे खड़ी हुई है। जी बिल्कुल, इस सीरीज के हवाले से बात करें तो इस सीरीज में हो सकता है कि उनको कंटिन्यू करवाया जाए, लेकिन फर्दर जो फॉरेन कोचेज हैं तो उनमें उन्हें साथ रखने के हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके जराये बता रहे हैं कि शायद ना उन्हें एक्सटेंशन ना मिले उनके। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, आपको फिर हम बार बार लाइन पे लेते रहेंगे और जैसी कोई ब्रेकिंग न्यूज आती है तो इंशाल्लाह दोबारा भी आपको देंगे। नौ तनवीर, मेरे पास मौजूद है कि मिकी आर्थर जो है जब वो आएंगे तो उनके साथ जो मीटिंग होनी है वो लास्ट टाइम वाला सीन होना है कि वो आएंगे खुशी खुशी और जाएंगे बहुत गुस्से में। कुछ ना कुछ ऐसा मुझे इत्तलात मिली कि या तो रिजाइन का कहा जाएगा या कम से कम उनको तो मुझे लग रहा है कि टीम डायरेक्टर की शायद
पीसीबी समझता है ज़रूरत नहीं है। बट आज जो पूरा आपने रुदात सुन ली गुलाम मुर्तज़ा की, उन्होंने पूरे दिन का अहवाल बता दिया, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अपनी बात बताऊं, मुझे ज़रा सी परवाह नहीं है मिकी ऑर्थर आए जाए कहीं भी जाए। मुझे परवाह है बाबर आजम की, सीधी बात है। क्योंकि मिकी ऑर्थर को जब रखा गया था, हम उस टाइम भी बोल रहे थे कि भाई इनको क्यों रखा गया, क्योंकि ये वही मिकी ऑर्थर साहब हैं जो पहले टीम के साथ थे, प्लेयर्स के साथ एटीट्यूड सब चीज़ें, ये वो जब आपने निकाल दिया आपने, आप हमारे जो लास्ट गवर्नमेंट थी नजम सेठी साहब, उस गवर्नमेंट ने उसको इस तरह लेके आया जिस तरह पता नहीं इसके बगैर हमारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। एक कतई कलामी की इजाज़त, श्रीलंका जब उनके अंडर था लास्ट असाइनमेंट, क्या हुआ था? पहले राउंड से बाहर, ठीक है ना, काउंटी उनकी नीचे आ गई है। हाँ। लंकन प्रीमियर लीग में उनकी टीम सबसे नीचे रही। हियर यू गो पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर सर। ठीक है, तो हम उनके चक्कर में पड़े रहे। उसके बाद जो मीटिंग्स की बात चल रही है, मैं तो खैर उसके हक में नहीं हूँ मिकी ऑर्थर के। उसके बाद जो बाबर आजम के चक्कर में जो मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो क्रिकेटर ज़का अशरफ साहब के सामने जाके ये बोलेगा ना कि बाबर आजम को कप्तानी से हटना चाहिए, सही है, हो सकता है शायद मैं उसकी इज़्ज़त करना भी छोड़ दूँ, क्योंकि ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। अभी जो प्लेयर्स मिले हैं जाके, अब मुझे नहीं पता अंदर की इनसाइड क्या है क्या नहीं है, जो सुनने में आ रहा है उन्होंने यही बात की है कि भाई बाबर आजम को कप्तानी कंटिन्यू करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात की है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि टेस्ट में भी वो सही चल रहा है, T20 में भी उसकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं। वनडे क्रिकेट को साल सवा साल बाद आना है, उस आड़ में आपने T20 की वाइट बॉल क्रिकेट कप्तानी भी लेनी थी वापस, और उसको एज अ ओपनर से आपने उसको नीचे लेके आना है। ये पूरी एक प्लानिंग थी कि इस तरीके से इसको नीचे लेके आया जाए। जो प्लेयर बाबर आजम की सपोर्ट करेगा इस चीज़ पे जाके कि भाई उसको कप्तानी करनी चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि प्लेयर्स का काम नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये प्लेयर्स का काम नहीं है। आप अपनी जॉब्स के लिए जाते, जिस तरह यूनुस खान की सुनने में आ रहे कि जूनियर सिलेक्शन, जूनियर आपको ओहदा मिल रहा है, आप जाइए भाई। आपको पहली बात ये, पहले सुने आप मेरी बात, पहली बात ये कि आपको चेयरमैन के पास जाना ही नहीं चाहिए, वो खुद मेरिट पे नहीं। दूसरी बात, अगर आप जाते भी हैं और आप सिर्फ अपनी नौकरी के लिए जाएं, ठीक है, फेयर एनफ, आप इस काम के लिए मत जाएं कि बाबर आजम को हटा दें कप्तानी से। एक सवाल मुझे उन लड़कों पे, उन जो खेले हुए कप्तान या जो भी है, मुझे उन पे इतना अफसोस हुआ। सारे बाबर आजम, भाई बाबर आजम के अलावा कोई लड़का नहीं था जिसकी टीम की परफॉर्मेंसेस बिल्कुल बेकार थी। साफ पता चल रहा है जो लड़के खार खाते हैं ना बाबर आजम से, उनकी शक्लें आप देखो, 3-4 ऐसे प्लेयर हैं जो टीवी पे बैठते हैं वो खार खाते हैं बाबर से, उनकी शक्लें देखो, अंदर से पता चल रहा है भड़ास निकल रही है, इसको यूं कर दो, इसको यूं कर दो, इसको यूं, सिलसिला मौजूद है, ठीक है, इसको यूं कर दे, इसको यूं कर दो। और वो में भी ये चलता है। और वो जो बोल रहे हैं ना, उन्होंने पाकिस्तान का नाम बर्बाद किया हुआ अपने टाइम पे आके, सही है, वो खारे जो है वो निकाल रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो चेयरमैन के साथ मीटिंग हो रही है कोच की और कैप्टन की, ये तरीकेकार है, कोई क्रिकेटर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है, सही है ना। तो जो क्रिकेटर इन्वॉल्व हुआ तो भाई उससे तो मेरी ख़त्म, ठीक है, क्योंकि मैं साफ समझता हूँ वो सिर्फ अपने मकसद के लिए जा रहा है, बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के लिए। दूसरी बात ये, भाई पहला टूर्नामेंट आईसीसी का ऐसा हुआ है जिसमें बाबर के ऊपर इतनी उंगलियां उठी। इससे पहले सेमीफाइनल या फाइनल पर हम भी कह चुके हैं, मैं ये कह रहा हूँ ये तरीकेकार नहीं है। हम कहते हैं कि उसकी कप्तानी में गलतियां अगर हैं, आप उसको बैठो, उसके साथ बात करो कि भाई आप में ये गलतियां हो रही हैं। बिल्कुल, ये कोई तरीका नहीं है। 4 साल से एक बंदे ने कप्तानी की, हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार कप्तान आए, कितनों ने वर्ल्ड कप जितवा दिया आपको 50 ओवर क्रिकेट का, एक ही जीते हैं सर। कितना, मैं उनके उसके बाद की बात कर रहा हूँ, कितनों ने जितवा दिया। हाँ, और उसमें से कितने जा रहे हैं बाबर आजम को कप्तानी से हटवाने के लिए। सवाल है, आपकी एक मैनेजमेंट कमेटी बनी थी, क्रिकेट कमेटी, हाँ, जिसके अंदर आपने पहले मिसबा को रखा, फिर हफीज को, फिर इंजमाम चले, उनका चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है, वो तो चले गए। हफीज ने रिजाइन कर दिया था, हफीज फिर आ गए, फिर वो आज मिले। मिसबाह-उल-हक पूरे टूर्नामेंट में एक टीवी चैनल पे मौजूद थे, बस, और वो उनका ओहदा भी मौजूद था, बस। अब वो कहीं नजर नहीं आ रहे। हाँ, तो ये खिचड़ी क्यों बनी हुई है? तो खिचड़ी तो क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं डिसाइड करता? देखें, आपने किसी साबित टेस्ट क्रिकेटर को मुशीर बनाना है ना सर, चाहे वो XYZ जिसको बनाना है, उसको बुला के अपने साथ तो रखें, फिर पूरा 3-4 महीने वो आपके साथ तो चले। वो क्रिकेटर भी भाग जाते हैं,
वो देखे ना मिसबाह लग तो अच्छा नजर ही नहीं आया वर्ल्ड अच्छा कप मुझे में। एक चीज बताए, क्रिकेटर क्यों अब कहाँ है वो? क्रिकेटर क्यों नहीं भागेगा? हाँ। जब आप उसको रिलैक्स रखोगे, आप उसको बोलोगे भाई अगर वो पैसे लेता है या नहीं लेता, आप उसको बोलोगे ठीक है तेरी मर्जी, तूने जहाँ जाना है जाए। भाई आपके नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लड़के आपके क्रिकेटर जो कोई बैटिंग कोच कोई बॉलिंग कोच लगा हुआ है, जब कोई टूर्नामेंट होता है वो टीवी चैनल्स पे सारे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो गलत तो है ना, गलत कर रहे हैं हर चीज। ठीक है, यहाँ पे एक चीज बता दूं, बाबर की सबसे अच्छी क्वालिटी पता क्या है? वो सिर्फ मीडिया पे उस टाइम आता है जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, बिल्कुल, वो बस पीसीबी की ऑब्लिगेशन जो है। बस उसके अलावा वो किसी को घास नहीं डालता। वो अगर घास डालने लग जाएगा ना, इंटरव्यूज देने लग जाएगा, यही बाबर आजम अच्छा कप्तान है, यही बाबर आजम सब कुछ है। ओ भाई उसको नहीं मिलना तुम लोगों से, नहीं उसको पसंद, वो क्यों मिले तुम लोगों से सब वो जाके? सही है, ये झंडे पे तुमने लोग रखे हुए, ब्लैक मेलर्स तुमने रखे हुए हैं दुकान चमकाने के लिए, ठीक है, दो आने की उनकी औकात नहीं है। वो समझाएंगे अब क्रिकेटर्स को, सही है। वो बताएंगे हैं कि क्रिकेटर्स ने क्या करना है। बिल्कुल। अबे तुम्हारे जैसे बंदे को ना मैं उठा के फेंक दूं साइड पे। चलिए मुझे पुराने में एक ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर मिर्जा इकबाल भाई साहब सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट है, उनकी भी राय शामिल करते हैं कि ये जो सब हो रहा है उनकी क्या राय है, और फिर कुछ इनसाइड न्यूज़ भी उनके पास मौजूद है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल। गुलाम रिप्ले में खुशामदीद जनाब। बहुत सारी न्यूज़ हैं जो हमने आपको पहले सेगमेंट में दी, इसके बाद सेमीफाइनल की भी ज़रूर बात करेंगे। और तनवीर तो हमेशा मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट, तज्जियाकार, स्पोर्ट्स एंकर मिर्ज़ा इकबाल भाई साहब भी हमें इस पर टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करें। इकबाल भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चीफ सेलेक्टर तोसीम अहमद तो कोई टीम सिलेक्ट किए बगैर ही साबिक हो गए, लेकिन अब नया चीफ सेलेक्टर कौन आ रहा है? कप्तान और कोचेज़ के हवाले से आपके पास बड़ी खबरें होती हैं, इनसाइड न्यूज़, तो इकबाल भाई कुछ बता सकते हैं ये ऊँट किस कर पर बैठने वाला है? बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार, आपको भी और तनवीर को भी मेरा सलाम। मैं सुन रहा था कि तनवीर जिस तरह खुल के बात कर रहा है, वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। मसलियत पसंद लोग नहीं होने चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी की तलाश में लगे हुए हैं और बाबर आजम के खिलाफ बाकायदा एक माफिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिनको नौकरियां चाहिए। वरना यही मोहम्मद हफीज से जो पहले छोड़ कर चले गए, अब किस मुंह से चले गए, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। पहले इख्तिलाफ था, और फिर इसमें कमजोरी जो है पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की भी है। पहले वो बुला के मीटिंग्स करते हैं, इसका मतलब है उन्हें क्रिकेट का कुछ पता नहीं। कभी वो इंजमामुल हक को बुलाते हैं, कभी वो मोहम्मद हफीज को, कभी राशिद लतीफ को, कभी मिसबाहुल हक को, और फिर उसके बाद अब नई खेप जारी है। सिर्फ अब यूनुस खान गए, यूनुस खान के अलावा सुहेल तनवीर से मिलने। तो ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने की बात है कि टीम हार कर आई है, हम इकदाम कर रहे हैं। भाई कैसे इकदाम करेंगे आप? बाबर आजम को अगर आप कप्तान से हटाएंगे तो आप मुझे बताएं उसका ऑल्टरनेट कौन है? 1995 से लेकर अब तक हम ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच नहीं जीते। क्या आप किसी नए कप्तान को टेस्ट मैच की कप्तानी के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे, कुर्बानी का बकरा बनाएंगे? ये सब सियासत हो रही है। और जो आईपीसी मिनिस्ट्री ने जो खत जारी किया था एक्सटेंशन का इस कमेटी की, जो क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी, उस खत में वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि आप जो है डे टू डे अफेयर्स देखेंगे और उसके अलावा इलेक्शन कराएंगे और कोई ऐसे अपॉइंटमेंट्स नहीं करेंगे, तकर्रुरियां जो कि करनी पड़े। तो यहाँ तो यही हो रहा है। अब मेरी जो इत्तलात है अब्दुल गफ्फार, वो ये है कि परसों जो बुध के दिन मिल रहे हैं, वो कल बल्कि मिकी आर्थर दुबई से आ रहे हैं, फिर बाबर आजम मिलने, और मिकी आर्थर को ये कहा जाएगा इस्तीफा दे। अगर मिकी आर्थर इस्तीफा नहीं देंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड निकालेगा तो उनकी पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था। इंतजाम तो इस्तीफा देकर गए। इसी तरीके से जब मिकी आर्थर जाएंगे, मॉर्नी मॉर्कल की विकेट गिर चुकी है, एंडियो पुटिक भी चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नजरें, ललचाई हुई नजरें लगाए बैठे हुए हैं कि किसी भी तरीके से कोई हमें असाइनमेंट मिले, कोई जॉब मिले, हम पीसीबी में घुस जाए। तो मेरे ख्याल में एजेंडा जो है वो गलत है और ज़का अशरफ को अक्ल के नाखून लेने चाहिए। सीजन जो है एडमिनिस्ट्रेटर है, दूसरी दफा पीसीबी के चेयरमैन बने, जो आता है उन्हें मशवरा देता है, अगर उसी के मशवरे पर वो अमल करेंगे तो हो गया काम। आज वहाब रियाज उनसे मिले, उन्होंने कहा कि आप कोई कप्तान की तब्दीली न करें। और भी कई लोग कह रहे हैं, आमिर सुहेल ये कह रहे हैं, राशिद लतीफ ये कह रहे हैं, तनवीर ये कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। लेकिन फिर कुछ लोग राजा साहब ने बात की जी, रमीज राजा साहब ने भी यही बात की। हाँ, रमीज राजा ने भी कहा। लेकिन कुछ लोग हैं ना अब्दुल गफ्फार कि जिनकी रोजी रोटी लगी हुई है, वो सोचते हैं कि यार ये काम कर लो, वो अफरा तफरी पैदा कर दो, तो उससे फर्क पड़ेगा। एक सवाल मैं आपसे कर लूँ, फिर तनवीर आपसे कुछ पूछना चाह रही। यूनुस खान साबिक कप्तान है, उनको समझा जाता है बड़ा मुश्किल है कि उनको किसी ओहदे पर कायल करना, लेकिन वो भी मौजूद थे और तस्वीर भी बड़ी मुस्कुराहटों के तबादले के साथ आई है। तो क्या उनको कोई बड़ा रोल मिलने वाला है?
देखिए, इससे पहले जो मेरी इत्तलात है, यूनुस खान से मुलाकात की थी ज़का अशरफ ने वर्ल्ड कप के से जरा पहले, और उनको ऑफर की थी कि वो पाकिस्तान की जूनियर टीम की कोचिंग करें, लेकिन माली जो मामला थे वो तय नहीं पाए थे। और फिर कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने चेयरमैन को बताया कि यूनुस खान एक ऐसा शूत्र बेबुहार है, एक ऐसा घोड़ा है जिसको कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं है। तो फिर यूनुस खान जो थे उनसे बातचीत आगे नहीं बढ़ी। अब फिर बुरा वक्त आया है, अब फिर यूनुस खान को उन्होंने बुलाया है, और मुझे तो लगता है कि एक सहाफी जो कि एजेंट बना हुआ है उसी के थ्रू गए हैं, वो लग तो यही रहा है मुझे। लेकिन यूनुस खान एक उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, पाकिस्तान का ऐसा प्लेयर जिसने 10,000 से ज्यादा रन किए, वो किसी के कहने पे नहीं चलेगा, वो जाकर अपनी ही बात करेगा। और मुझे लग रहा है अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे अब्दुल गफ्फार, आप मुझे बताएं, लेटर आपने पढ़ा है पीसीबी के चेयरमैन का, कि अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। नया अपॉइंटमेंट करेंगे तो उन पर उस लेटर की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, वायलेशन नहीं होगी? इकबाल भाई, आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि क्रिकेट का जो एजेंट होता है उसके पीछे तो सारे लग जाते हैं, लेकिन सहाफ़ी जो एजेंट बना हुआ है उसकी पूछ-गुछ जो है वो बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात ये इकबाल भाई, मेरा सवाल आपसे ये, क्या ये हम लोग हर दफ़ा अपनी पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं करवाते फिरते रहते? जब एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया आपने, हेड कोच को, डायरेक्टर को 2-3 साल का आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, उसके बाद ये किस मुंह से उनको बुलाते हैं और उसके बाद आके कहते हैं कि भाई हम आपको नहीं रखना चाहते, हम आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं? और उसके बाद ये जो हमारे क्रिकेटर जाके स्पेशली बाबर आजम का ये फ्यूचर तय करने जा रहे हैं चेयरमैन के सामने कि भाई इनको, बाबर आजम को हटाओ, जिन्होंने खुद सारी ज़िंदगी जो है वो वर्ल्ड कप खेला 50 ओवर का, और पाकिस्तान के लिए कोई कामयाबी इन्होंने हासिल नहीं की। मतलब ये आप माशाल्लाह इतना अरसा इन सबों के साथ भी रहे हैं, आप इन सब क्रिकेटर्स के माइंड को बड़ा अच्छा समझते हैं, तो ये क्या वजूहत है, इनको क्या तकलीफ है कि पीसीबी में ही जाना है बस, हम नहीं जाना और किसी ने नहीं जाना? देखिए तनवीर, पीसीबी सोने की चिड़िया है, वहां पर अच्छी खासी आमदनी है, खूफा है, तो हर कोई ये चाहता है। आप देखें ना कि क्रिकेटर जब पीसीबी से बाहर होते तो तनकीद शुरू कर देते हैं। इंजमाम उल हक की मिसाल ले लें, जब उन्हें 25 लाख रुपए माहाना पे नौकरी मिल गई तो सब अच्छा है का नारा लगाने लगे, और जैसे ही वो बाहर हुए उन्होंने तनकीद करना शुरू कर दी कि ये मैनेजमेंट कमेटी तो 4 महीने के लिए आई है। आप इंग्लैंड की एग्जाम्पल ले लें कि जॉर्ज बटलर की कप्तानी में इंग्लिश टीम की कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही, लेकिन वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए इंग्लैंड के सेलेक्टर्स ने जिस टीम का ऐलान किया, जॉर्ज बटलर कप्तान है, वहां तो ईसीबी का चेयरमैन साबिक टेस्ट क्रिकेटर से नहीं मिल रहा, वहां पर तो टीम में सर उनको क्रिकेट का क्या पता, इंग्लैंड को क्या पता क्रिकेट का? इकबाल भाई उनको, उनके लड़कों को नौकरियां नहीं चाहिए, हमारे लड़कों को नौकरियां चाहिए, और सारी जिंदगी ये काट पीट में ही लगे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सीखा ही यही सब कुछ है, खुद भी यही सीख रहे हैं और दूसरों को भी यही कुछ ही सिखा रहे हैं ये लोग। बस ये तनवीर, ये अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट का। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाए, मैं तो कहता हूँ 1 साल हो जाएगा दिसंबर में, अगले महीने एडहॉक लगे हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक मुस्तकिल चेयरमैन आना चाहिए जो 3 साल तक चेयरमैन रहे, जो फैसले करे। ये एडहॉकिज्म पे, ऑक्सीजन पे, वेंटिलेटर पे पाकिस्तान क्रिकेट ठीक नहीं हो सकती, इसके लिए इकदाम करने होंगे, और एक मुस्तकिल चेयरमैन जब तक नहीं आएगा। ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है, मुझे ब्रेक पे जाना है, आपका मुझे पता है आपकी अपनी रिकॉर्डिंग्स भी हैं, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि ये जो मामला है एडहॉक वाला, फिर वो जो नोटिफिकेशन आया, इलेक्शन की बात क्यों नहीं हो रही, और इसकी राह में जो पहले रुकावटें थी, कोर्ट मामला थे, वो कहाँ तक पहुंचे? लेकिन नजम सिटी साहब ने भी गलती की, फिर उनको घर जाना पड़ा। ज़का अशरफ साहब क्या इस टेन्योर में जो फरवरी तक उनको मिल गया है, पहले तो ये बताइएगा क्या वाकई फरवरी तक ये मामला आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा अब्दुल गफ्फार, क्योंकि ज़का अशरफ साहब पूरी कोशिशों में मसरूफ है कि वो किसी तरीके से पीसीबी के चेयरमैन बन जाए। हालांकि 10 साल पहले भी ये चेयरमैन रहे, लेकिन वो कोशिशों में मसरूफ है। लेकिन वो अगर इलेक्शन कराएंगे तो वो खुद कैसे लड़ेंगे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा ना। तो सवाल ये पैदा होता है, इसीलिए वो उस तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, वो इस तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि यूनुस खान के साथ तस्वीर आ जाए, हफीज के साथ तस्वीर आ जाए, सोहेल तनवीर के साथ तस्वीर आ जाए, बस अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान क्रिकेट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल पे, हमारे साथ मौजूद थे। पुराने में ब्रेक शाम ने वापस आएंगे तो एक वर्ल्ड कप भी हो रहा है, उसके सेमीफाइनल हो रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है किसी की कोई नजरें भी नहीं जा रही, लेकिन हम फिर भी उसको डिस्कस करेंगे। दोनों टीमें बड़ी ज़बरदस्त हैं, इंडिया न्यूजीलैंड पे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका। तनवीर के साथ एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, जितनी खबरें पॉसिबल थी हमने पहले 2 सेगमेंट में आपको देख ली, और अब हमारा फोकस है जनाब इंडिया बामुकाबला न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल, जिसके ऊपर सारी दुनिया की अब नज़रें हैं। और डेफिनेटली इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे तनवीर के साथ। केन विलियमसन जनाब 2019 के सेमीफाइनल का रिपीट है, वहाँ पर विराट कोहली कैप्टन थे और
बारिश हुई थी, नेक्स्ट डे मैच कंप्लीट हुआ था और 19 मुझे याद है पहले 3 विकेटें बहुत जल्दी गिर गई थी और वहीं मैट हेनरी ने इस सेमीफाइनल को तकरीबन सील कर दिया था। गो के बाद में जडेजा ने और धोनी ने बड़ी अच्छी फाइट भी की, लेकिन नाउ तनवीर मैट हेनरी इज अनफिट, इट्स नॉट अवेलेबल, बट बाकी उनके खिलाड़ी न्यूजीलैंड के कैंप के लिए अच्छी खबर है। केन विलियमसन के मुताबिक ना एवरीवन इज फिट एंड रेडी टू गो। और इंडिया की बात करें 9 आउट ऑफ 9 मैचेस विन, मुल्क में एक पोटेंशियल माहौल बना हुआ है। दिवाली भी चंद दिन पहले गुजरी है तो वो दिवाली भी उसी दिन बड़ी ग्रैंड सेलिब्रेट हुई। तनवीर, मैं सुन रहा था हार्मिसन को, स्टीव हार्मिसन फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली ना, प्रेशर इज ऑल ऑन इंडिया। अब ये प्रेशर का टाइम है, चूंकि नॉकआउट मैच है, एक आध विकेट गिरती है तो एकदम से नो एक वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली फीलिंग्स आ जाती है। डू यू थिंक इट विल बी द सेम? देखें, प्रेशर दो प्रेशर है, 2 किस्म के प्रेशर उनके ऊपर। एक तो वो 9 के 9 मैचेस जीते हुए, वो प्रेशर का हम सेमीफाइनल ना हार जाएं। दूसरा प्रेशर ये है कि अपनी कंट्री में खेल रहे हैं। अब वो जो 9 मैचेस जीते हैं, उन्होंने, वो कहते हैं ना कि लोगों ਨੂੰ अन्नी लत पा देती है कि ਅਸੀਂ सेमीफाइनल भी जीत जाएंगे, वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे। ठीक है, अब इन 9 मैचेस के बाद आपकी टीम सेमीफाइनल में आई और लोग इतने रिलैक्स होंगे, ठीक है, कि वो ये समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि ये हारेंगे। और ये इंडिया की टीम अगर हार गई, वो सदके में आ जाएंगे सारे, ठीक है, कि यार ये कैसे हो गया। और इतनी खुशी मनाने के बाद, दिवाली की भी और वर्ल्ड कप के 9 मैचेस जीतने के बाद, अगर आपकी टीम जब हारती है ना, उसके बाद ये मैं बता दूं इनको, अगर इंडिया की टीम हारी, ड्रेसिंग रूम में ही इन लोगों को माइंड बना लेना है कि हमारे ऊपर वो क्रिटिसिज्म होना है, वो घर पे पत्थर लगने जो हमेशा मारते हैं। उसकी वजह ये, उसकी वजह है, ये फेयर होगा कि 9 मैचेस जीतने वाली टीम का एक बुरा दिन आ जाए। अच्छा, मेरी बात, हमारी तरह लोग जज्बाती हो जाएंगे। नहीं तो ये मैं इसीलिए तो कहता हूँ भाई, जो जिस फील्ड का आदमी नहीं होता उसको नहीं पता होता। ये आप हमसे सवाल पूछेंगे, इससे ज्यादा इंडियन टीम क्या करे जो वर्ल्ड कप में किया है? जाहिर सी बात है भाई। राउंड के नॉकआउट में तो कोई भी टीम जीत सकती है। राउंड के मैच में आप एक मैच जीतते हैं, एक मैच जीतते हैं, 2 हारते हैं, एक जीतते, करते करते आप सेमीफाइनल में आते हैं। ठीक है, और ये मुझे नहीं लगता वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ कि एक टीम सारे मैचेस जीती है। ऑस्ट्रेलिया जीता इससे पहले कौन से टाइम? 2003 भी, 2007, 13 और 12 लगातार। नहीं, वो आप वो कह रहे हो नॉकआउट से शुरू से लेके राउंड के मैचेस की, ग्रुप की बात कर सर मैं ग्रुप की बात, ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, सारे मैचेस। ये ग्रुप नहीं है ये, अच्छा ये वो राउंड मैचेस की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो भी फॉर्मेट था। इसमें 2019 में इंग्लैंड ने भी एक मैच हारा था। देखें, ये फिर भी मुश्किल होता है। ये फिर भी आपके लिए टफ होता है। सही है, ठीक है। तो ये मैचेस जीतना ये बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद आपने आदत डाली है, 100% इनको माइंड बनाना चाहिए कि हमारे साथ अब पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम इंडिया में कोई किसी को मजाक में भी बोलोगे ना, वो नहीं थप्पड़ मार देगा आपको। वो मजाक में भी नहीं मानेगा कि इंडिया की टीम सेमीफाइनल क्या फाइनल भी हारेगी। आपको लगता है क्या है, क्योंकि ठीक है आपने जो बात की, प्रेशर एलिमेंट तो रहेगा, बट इंडिया ने साबित किया कि 9 के 9 मैचेस भी वो इसी प्रेशर में खेले होंगे ना। ठीक है, नॉकआउट का प्रेशर अलग है, बट उनकी फॉर्म को देखते हुए, कॉम्पोजिशन को देखते हुए, न्यूजीलैंड का स्क्वाड आपके सामने है। इसमें डेफिनेटली अगर आप देखें तो मैं स्टैट से ही पढ़ा था कि टिम साउथी ने 6 मरतबा विराट कोहली को आउट किया हुआ है और 100 रन के अंदर। इसी तरह ट्रेंट बोल्ट को देखें तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है। क्या खास बैटल आपको दिखाई दे रहा है इस मैच में तनवीर? क्योंकि मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के पेसर वर्सेस इंग्लैंड टॉप ऑर्डर का जो मुकाबला है, आई थिंक दैट विल बी द रियल कॉन्टेस्ट इन दिस वर्ल्ड कप। ठीक है, न्यूजीलैंड का भी ये कमो बेश यही चैलेंज होगा इंडिया के बॉलर से कि उनके पास बैटिंग में डेप्थ है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया बहुत ओवर रिलाई करता है। गो के शरियात सैयद ने रन्स किए, KR राहुल ने भी रन्स किए, या शायद उनका भी रियल टेस्ट होगा इस नॉकआउट मैच। बट फिर भी विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर आउट होते हैं, आई डोंट थिंक कि फिर वो इंडिया कोई मैच विनिंग सिचुएशन में होगा। उनका स्क्वाड भी आपके सामने, आप समझते हैं कि दोनों की विकेट्स होंगी चाहे उनके यंगस्टर्स जितने भी रन्स करते आ रहे हैं? देखिए, इंडिया की जो परसेंटेज है ना जीत की, वो उनकी बॉलिंग है। बिल्कुल, अगर आपने उनकी बॉलिंग को सरवाइव करके 10 ओवर, तो फिर आप कहीं रन्स कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग ऐसी हो रही है, अगर ऊपर से 10 ओवर कर रहे हैं, 2-3 आउट कर रहे हैं, वो आपको उठने नहीं दे रहे। ठीक है, नीचे से स्पिनर भी आके, फिर शामी भी आके मुश्किल डाल रहा है। लेकिन उनकी बैटिंग ऐसी है, अगर आपने ऊपर से 2-3 आउट कर ली तो आप उनको पकड़ सकते हैं। बिल्कुल, बॉलिंग में ऐसा नहीं है। बिल्कुल, तो उनकी बॉलिंग को आप पकड़ें किसी ना किसी तरीके से, सही, उसको टैकल करें आप। अगर आपकी पहले बैटिंग आती है, उसको टैकल करें आप। 300 350 रन करें। जब 350 रन करेंगे तो ऊपर से सेकंड बैटिंग में बड़ी से बड़ी टीम लेट जाती है, अगर ऊपर से 2-3 लग जाए तो नॉकआउट मैच। लेकिन अगर आप, इंडिया पहले बैटिंग भी करता है, उसमें भी अगर ऊपर के 2-3 आउट हुए
तो आप पकड़ सकते हैं। ठीक है। मेरी नज़र में आपने फोकस करना है उनका नया बॉल जो 10 ओवर है उसको पकड़ लें आप रन्स करेंगे। जब आप रन्स करेंगे डेफिनेटली उनके ऊपर प्रेशर इसमें मजीद एनालिसिस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जो कि परसों है उस पर कल बात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मेरे दिल में कुछ सवालात हैं इस मैच के हवाले से, डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। बुरान रिप्ले में खुशामदीद। तनवीर, जो आप बात कर रहे थे, अब स्टैट्स बड़े ही खतरनाक है न्यूजीलैंड के लिए, चूंकि अगर आप देखें इंडिया ने सबसे ज़्यादा इस टूर्नामेंट में 85 विकेटें ली हैं, सबसे बेस्ट इकोनॉमी रेट ओवरऑल 4.5 सिर्फ। बड़ी बात है, इमेजिन करें, बड़ी बात है। एवरेज क्या है 19.6, जो किसी बॉलर की भी वर्ल्ड क्लास से भी ऊपर की एवरेज है। आई थिंक मेलकम मार्शल ग्रेड्स की थी, वसीम अकरम वगैरह की भी 20+ होती है, उनकी 19.5 पूरे यूनिट की है। अच्छा जी, और स्ट्राइक रेट तो चेक करें, अनबिलीवेबल 26.2, यानी हर 26 बॉल के बाद एक विकेट लेते हैं। सो आपकी मैं बात से बिल्कुल मुतमईन हूँ, लेकिन टॉस फैक्टर कैसे देखते हैं? मैंने जो बातें की बहुत सारी जगहों पर, यहाँ पर बैट फर्स्ट अच्छा ऑप्शन है, सेकंड चेज में 20 ओवर के अंदर मसला होता है, गेंद स्विंग होता है। तो आप भी ऐसा समझते हैं जो मैच जो है हो रहा है इधर वानखेड़े में, तो आपका भी ख्याल है मुंबई के अंदर कि यही होगा? मेरा सीधा सिंपल एक रन चेस मुझे बहुत मुश्किल लगती है, मेरा सीधा सिंपल एक सोच है, जब बड़ा मैच होता है उसमें 2 टीमें खेलती बड़ी हैं, उसमें आप सबसे पहले बैटिंग करते हैं और रन्स बनाए। ठीक है। उसके बाद अगर आपने इंडिया के अगेंस्ट 350 रन कर दिए, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, उन 9 मैचेस से ज्यादा प्रेशर है। ठीक है, क्योंकि वो होम टीम है, सेमीफाइनल है, आ गई 2019 बिल्कुल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, सेमीफाइनल, उनके ऊपर प्रेशर है। ये मत कोई सोचना कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं है। बेशक रोहित शर्मा टॉस के टाइम बोल के चला जाता कि मेरे ऊपर प्रेशर नहीं, उसके ऊपर प्रेशर ही प्रेशर है। 2013 के बाद से टाइटल नहीं जीते हैं, 2019 में बाहर हुए, इवन वर्ल्ड T20 में भी इंग्लैंड ने 71 पे 0 कर दिया, न्यूजीलैंड तो वो कुछ ना कुछ यादें आ रही होंगी वापस। सॉरी, इंडिया जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में खेला है ना, उससे तो साफ नजर आता है कि ये जीतने आई है फाइनल, क्योंकि जो फाइनल जीतने वाली टीम्स होती हैं वो ऐसे ही वन साइड करती हैं सबको। लेकिन मसला ये है कि पूरे टूर्नामेंट में रोहित शर्मा की कप्तानी चेक नहीं हुई। इतनी अच्छी टीम होगी, हो सकता है सेमीफाइनल में चेक हो जाए, सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है, 20-25 ओवर में कहानी खत्म। हो सकता है सेमीफाइनल में चेक हो जाए। एक आपसे सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरा, अब मैं इंडिया की जब बैटिंग लाइन देखता हूँ तो जडेजा नंबर 7 पर आते हैं, उसके बाद 4 फास्ट बॉलर हैं टेलेंटर्स, मार्क चैपमैन 7वें पे, मिचेल सार्टनर वहां 8वें पे, टिम साउदी भी बैटिंग कर लेता है। आप शहरियार अय्यर तक जाओ ना, के राहुल शहरियार अय्यर तक, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, भी छोटे-छोटे रन करे, बड़ी इनिंग नहीं। हार्दिक पांड्या की जो मिसिंग है अब वो नजर आएगी मुझे इस मैच के अंदर, बिकॉज अगर आप वहां देखें तो मार्क चैपमैन 7वें पर और मिचेल सार्टनर 8वें पर, मोर देन कैपेबल ऑफ बैटिंग, ये मैच को फिनिश भी करते हैं और बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स, मतलब इनको प्रॉपर ऑलराउंडर ना भी बोले, लेकिन मार्च आपको पता है मिचेल सार्टनर भी एक बहुत सेंसिबल दिमाग का प्लेयर है, बॉलिंग में बहुत मार लेता है और छक्के मारता है, और उसको वही डैनियल विक्टोरी की मुझे कार्बन कॉपी लगती है। हम कहते हैं ये आपके सामने स्क्वाड भी है, हम कहते हैं हमें पावर हिटर चाहिए, सेंटनर तो पावर हिटर का लगता ही नहीं है, उसकी तो जान ही नहीं है। तो ये अगर कहीं 2-3 विकेट न्यूजीलैंड लेता है तो आई थिंक ये न्यूजीलैंड का बेस्ट चांस होगा, बिकॉज बैटिंग डेप्थ थोड़ी सी मुझे कम दिखाई देती है और वहां पे एक्सपीरियंस भी कम है। हार्दिक पांड्या फैक्टर है, नहीं बिल्कुल फर्क पड़ेगा हार्दिक पांड्या की वजह से। वो मुश्किल टाइम पे जडेजा के साथ जो है वो इनिंग्स खेली है उसने, ऐसा नहीं है। उसके बाद ये कि वो जैसी बैटिंग करता है ना, वो देखिए वो डबल माइंड वो नहीं है, वो प्लेयर नहीं है, वो जाता है तो पूरा खेलता है, ठीक है, आउट हो गया तो हो गया, लेकिन काफ़ी मैचेस उसने लेके निकल गया अपने पास से जब टीम फंसती थी। वो तो फ़र्क है, ये भी इनको फ़र्क पड़ना है। लेकिन बात ये है कि वो इस वजह से इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे, क्योंकि ऊपर के 3-4 लड़के इनके इतने रन कर देते हैं कि नीचे पे इतना प्रेशर आ ही नहीं रहा। मैंने इसीलिए बोला कि न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल है, पता चलेगा कितना प्रेशर है। मैच जो है वो प्रेशर का है। एक ही मैच जो आई थिंक इंडिया ने बहुत टफ खेला वो न्यूजीलैंड से ही था। विराट कोहली ने धर्मशाला में बहुत मुश्किल कंडीशन में अच्छे रन चेज करवा दिए, और ये इसी अंदाजा होता है कि न्यूजीलैंड जो उनके लिए खिलाफ ओपोनेंट आया है वो शायद इसी ओपोनेंट से बचना चाह रहे होंगे, लेकिन वही ओपोनेंट सामने आ गया। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन देखें अगर आप 2019 की बात करते वो इंग्लिश कंडीशंस थी, ठीक है, वो न्यूजीलैंड को सूट भी करती थी, फास्ट बॉलर्स को भी करती थी, और बैटिंग में भी वहाँ पे इतने स्पिनर्स का एडवांटेज नहीं, फास्ट बॉलर्स को वो अच्छे खेलते, लेकिन ये डिफरेंट कंडीशन है। लेकिन बात ये है कि डिफरेंट कंडीशंस तो हैं, इंडिया को फ़ायदा है, लेकिन अब आपके पास जितने भी ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं उनके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि आईपीएल भी खेलते हैं, यहाँ खेलते रहे, इनको आइडिया जो है वो बहुत अच्छा है, और न्यूजीलैंड की टीम इन पिचेस पे बहुत अच्छा खेली है। न्यूजीलैंड के लिए ये जो है इसका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है कल के मैच में। कॉनवे का, रविंद्रा तो कर ही रहे, कॉनवे और विलियमसन, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं, ये
ये अगर परफॉर्म करेंगे इनकी टीम जो है वो चले जी, अच्छा टोटल करेगी। $1 मिलियन क्वेश्चन हमारा पूरा वर्ल्ड कप में ये रहा है एक सेगमेंट आखिर में कि प्रेडिक्शन टाइम। नाउ दिस इज द बिग वन, द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, इंडिया प्लेइंग एट होम। आई थिंक बहुत कुछ बहादुर आदमी होगा जो कहेगा जी न्यूजीलैंड देखिए जीत जाना है। आप क्या कह रहे हैं? देखिए मैं वर्ल्ड कप जब स्टार्ट हुआ तो उससे पहले मैं इंडिया के साथ मैंने बोला था कि इंडिया ही जीतेगा। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता भी है कि इंडिया को ही फाइनल जीतना चाहिए जैसी क्रिकेट खेल रहा है। सेमीफाइनल पहले, लेकिन जिस दिन से वीरेंद्र सहवाग ने घटिया सी बात की है ना पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड कम जीते। रणवीर, वो एक आदमी की वजह से आप उसके अपनी बाद prediction को आगे करेंगे। यार वो आम आदमी नहीं है, वो सेलिब्रिटी है। हॉल ऑफ फेम मिल गया उन्हें आईसीसी, ठीक है, अगले दिन हॉल ऑफ फेम इन जैसों को मिल गया जिनको तमीज नहीं है बात करने की। वो ये सेलिब्रिटी उनको है। सोचना चाहिए। देखिए हम अपने प्लेयर्स के बारे में हमारे भी भी बात कुछ करते players हैं, सोचना चाहिए। हमारे प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए कि किस किस्म की घटिया बात करते हो। सिखाते क्रिकेट और आप लोग को तमीज नहीं है जरा सी भी कि क्या बात टीवी पे बैठ के करनी है। तो बात यह है कि इन लोगों की बातें जो है ना वो लोग सुनते हैं। अच्छा चलिए मैच एनालिसिस पे आए, ये सारे बाकी उस हिसाब से इंडिया को जीतना चाहिए। इंडिया जीतना चाहिए। ठीक है, मेरी भी ये राय है कि लग रहा है ऐसी जैसे इंडिया को ही जीतना चाहिए, लेकिन लगता है न्यूजीलैंड वाले कुछ और पार्टी स्पॉइल करने के चक्कर में। नाउ कमिंग बैक टू माय लास्ट पॉइंट के की प्लेयर्स, खास तौर पर अगर हम न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलिंग अटैक को देखें तो उनके पास पार्टनर भी है, वैसे तो ये सूदी भी है लेकिन मेरा नहीं ख्याल उनको खिलाएंगे वो। क्विकली आप ख्याल में की प्लेयर्स कौन है अगर मैच जीतता है इंडिया या न्यूजीलैंड, दोनों टीमें किस पर इन्हिसार करेंगी? ये मेरा लास्ट सवाल है आपसे। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या नाम है इसका, टिम साउदी, ठीक है, वो बड़ा अच्छा स्विंग करते हैं। Experienced bowler हाँ, वो हो सकता है विकेट्स लें नए बॉल से, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं ना, वो शाहीन अफरीदी की चक्कर में प्रैक्टिस कर करके ना उनको बड़ी एक अच्छी प्रैक्टिस हो गई है कि अंदर बॉल आता है उसको कैसा खेलते हैं। सेंटनर बड़ा वो इनके लिए जो है वो हो सकता है। और इंडिया की तरफ अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये तो दोनों हैं। इन दोनों को आप किसी ना किसी तरीके से रन ना दो, मिडिल विद इन स्टंप बॉलिंग कर रहे हैं। ये ऐसे प्लेयर हैं न्यूजीलैंड की इनको बैटिंग में क्विकली मैंने कॉनवे और उनका देखो रविंद्रा जैसा प्लेयर है, फॉर्म में बहुत अच्छा है, वो फिर भी कहीं आउट हो सकता है। लेकिन जो विलियमसन है ना, ठीक है, वो पूरा मैच कॉनवे के ऊपर भी ये ड्यू है। बिल्कुल बिल्कुल उन पे ड्यू है, शायद वो कल ही मुझे लगता है कहीं कॉनवे कुछ ना कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। पुरान रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।